Good morning, students. Welcome you again. Today we are going to discuss about the remaining accounting terminology. In the previous video, we have discussed the accounting terminology up to capital, and after capital, the remaining accounting terminology we will discuss in today's video. तो सबसे पहले आज हम इसमें बात करेंगे एक्सपेंसेस के बारे में कि एक्सपेंसेस क्या है. Expenses क्या है? These are the costs incurred by a business in the process of earning revenue are known as expenses. मतलब रेवेन्यू अर्न करने के लिए या रेवेन्यू अर्न करने की प्रोसेस में अगर कोई भी कॉस्ट इनकर की जाती है तो उसको हम एक्सपेंसेस कहते हैं. जैसे कि कोई भी अमाउंट स्पेंड की गई है प्रोडक्शन के लिए या गुड्स को सेल करने के लिए या सर्विसेज को सेल करने के लिए, वो जो है रेवेन्यू को प्रोड्यूस करती है. एक्सपेंसेस के अंदर हम क्या इंक्लूड करते हैं? कॉस्ट ऑफ सेल है, डेप्रिसिएशन है, सैलरी है, कमीशन है, रेंट है, कैरीज है, ऑक्ट्रॉय है. दिस टाइप के एक्सपेंसेस को हम जो है एक्सपेंसेस के अंदर इंक्लूड करते हैं. कॉमन मंथली बिजनेस एक्सपेंसेस यू कैन सी इन दिस पिक्चर. इस पिक्चर के अंदर जो है कुछ कॉमन बिजनेस एक्सपेंसेस दिए गए हैं, जैसे ऑफिस सप्लाईज है, वेजेस है या यूटिलिटीज है. फॉर एग्जांपल टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल ये हम देते हैं, या रेंट हम पे कर रहे हैं बिल्डिंग के लिए, या एडवर्टाइजिंग कॉस्ट है. ये सभी के सभी क्या है? एक्सपेंसेस है. ये किस लिए किए जाते हैं? रेवेन्यू को प्रोड्यूस करने के लिए या रेवेन्यू को अर्न करने के लिए इन एक्सपेंसेस को हम स्पेंड करते हैं. सो दीज आर कॉल्ड एक्सपेंसेस. नेक्स्ट जो अकाउंटिंग टर्म है वो है हमारी एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? अब एक्सपेंडिचर जो है ये एक ब्रॉडर टर्म है, एक्सपेंसेस की भी ब्रॉडर टर्म है. तो एक्सपेंसेस मे बी डिफाइंड एज मनी स्पेंट और लायबिलिटी इनकर्ड फॉर सम बेनिफिट, सर्विस और रिसीविंग प्रॉपर्टी. तो एक्सपेंडिचर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज गिवन एक्सपेंसेस, सो इट इज एक्सपेंडिचर. तो एक्सपेंडिचर may be defined as money spent or liability incurred for some benefit. किसी बेनिफिट के लिए अगर हमारी कोई लायबिलिटी जनरेट होती है या कोई हम पैसा स्पेंड करते हैं या फिर जो है किसी सर्विस को रिसीव करने के लिए पैसा पे करते हैं या फिर जो है हम अपनी एसेट को परचेज करने के लिए अगर कोई अमाउंट पे करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर. इसमें जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने पीछे एक्सपेंसेस के अंदर पढ़ा सैलरी पेड, परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ फर्नीचर. यहाँ पे केवल जो हमारे मंथली एक्सपेंसेस थे वही इंक्लूड नहीं है. इसके अंदर हमने अगर कोई एसेट भी परचेज की है लॉन्ग टाइम के लिए, उस एसेट के लिए अगर कोई अमाउंट पे की है तो उसको भी हमने इसके अंदर इंक्लूड किया है. सो वी कैन से दैट एक्सपेंसेस आर पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर. जैसे हमने ये गाड़ी परचेज की या फिर ये हमने जो है रॉ मटेरियल परचेज किया. अगर हमारा फर्नीचर का बिजनेस है तो उसमें अगर हम लकड़ी परचेज कर रहे हैं तो दैट इज रॉ मटेरियल फॉर अस. तो वो भी हमारी जो है हमारे लिए क्या है? एक्सपेंडिचर है. इसी टाइप से अगर कोई हमने मशीन परचेज की है या फिर हमने स्टेशनरी वगैरह परचेज की है या फिर हमने जो है कोई बिल्डिंग परचेज की है तो उसके लिए अगर कोई भी अमाउंट पे की जाती है तो दैट amount paid for these asset and these services or these goods is called expenditure. तो एक्सपेंडिचर में हम एक्सपेंसेस को भी इंक्लूड करते हैं. उसके बाद इसमें है कैपिटल एक्सपेंडिचर. मीन जो एक्सपेंडिचर है उसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. एक आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है और दूसरा आपका है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी कैपिटल एक्सपेंडिचर. अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? जिनको हम स्पेंड करते हैं किसके लिए? एसेट को एक्वायर करने के लिए. मींस एसेट को परचेज करने के लिए अगर कोई अमाउंट पे की जाती है या स्पेंड की जाती है तो उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे. मींस लाइक बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर ये हमने परचेज किया तो इसके लिए अगर हमने कोई अमाउंट पे की है तो दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर. ऐसे ही अगर कोई मेजर रिपेयर है, जैसे बिल्डिंग की मेजर रिपेयर की गई है
या मशीनरी की मेजर रिपेयर की गई है या फर्नीचर की मेजर रिपेयर की गई है, तो दैट मेजर रिपेयर ऑल्सो कॉल्ड द कैपिटल एक्सपेंडिचर, नॉट द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो उसको भी हम जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर ही कहेंगे। जैसे पीछे वाले एक्सपेंडिचर से ही हमने ये उठाया है, कार है, बिल्डिंग है या फिर जो है मशीन है, तो ये तीनों क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। उसमें जितने एक्सपेंसेस हमने किए उसमें से ये 3 एक्सपेंसेस जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है हमारे। और उसके बाद है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, विच आर इनकर्ड इन द करंट ईयर, जो हमें करंट ईयर में ही स्पेंड करते हैं और जिनका बेनिफिट हम जो है करंट ईयर में ही उठाते हैं। मीन्स एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर उस अमाउंट को स्पेंड करके उसका बेनिफिट हम एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर ही लेते हैं। तो इन सभी को हम जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। और सारे के सारे जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, दीज ऑल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर कॉल्ड एक्सपेंसेस। तो इसमें हम कौन कौन से एक्सपेंसेस को लेते हैं, जैसे हमने सैलरी पे की, इसके अंदर आप देख सकते हैं ये स्टेशनरी है, स्टेशनरी परचेज की। तो ये अगर हमने स्टेशनरी परचेज किया तो स्टेशनरी का यूज हमने करंट ईयर के दौरान या अकाउंटिंग पीरियड के दौरान उनका यूज कर लिया हमने, तो उनकी सेवाएं हमने जो है जिस ईयर के लिए हमने स्पेंड किया उसी ईयर में उनकी सेवाएं हम ले चुके हैं। तो दैट्स व्हाई that is called the revenue expenditure and it will be shown in the profit and loss count to calculate the profit or loss of the business organization। ये लकड़ियां परचेज की गई हैं, तो इनको भी जो है फर्नीचर कंपनी अगर परचेज करती है तो इसके लिए ये लकड़ियां क्या है, रॉ मटेरियल है, तो ये भी आपका क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और जितने भी हमने एक्सपेंसेस के अंदर दिखाए थे, चाहे वो आपका रेंट है, चाहे वो आपका यूटिलिटीज है, चाहे वो आपका ऑफिस सप्लाईज है, चाहे वो आपका वेजेस है, दीज ऑल आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और द एक्सपेंसेस। नेक्स्ट इसमें रिसिप्ट है। रिसिप्ट क्या होती है, अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय सेलिंग ऑफ गुड्स, असेट और सर्विसेज इज टर्म्ड एज रिसिप्ट। कि अगर हमने गुड्स को सेल करके कोई अमाउंट रिसीव की है या असेट को सेल करके कोई अमाउंट रिसीव की है या सर्विसेज को सेल करके अगर कोई अमाउंट रिसीव की है तो वो हमारी रिसिप्ट। इस रिसिप्ट के अंदर जो है वो आपका लॉन्ग टर्म रिसिप्ट हो सकती है, शॉर्ट टर्म रिसिप्ट हो सकती है। तो इसको भी हम जो है उसी के आधार पे जो है 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं एक्सपेंडिचर की तरह, एक रेवेन्यू रिसिप्ट और दूसरा जो है कैपिटल रिसिप्ट। तो फर्स्ट इसमें देखिए रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है, द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अगर हम किसी गुड्स या सर्विस को सेल करके उसके बदले में कोई अमाउंट रिसीव करते हैं या उसके बदले में कोई अमाउंट हमें रिसीव होनी है तो उस अमाउंट को हम रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। या हम ये कहें कि रिसिप्ट ऑन अकाउंट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है उसके अकाउंट पे अगर हमें कोई अमाउंट रिसीव होती है तो उसको हम रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। तो इसमें रेवेन्यू रिसिप्ट कौन सी है, जैसे हमने सेल की गुड्स या सर्विसेज की, अगर उस सेल से कोई अमाउंट रिसीव होती है तो दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसिप्ट। इसी टाइप से हमने अगर कोई बिल्डिंग किराए पे दे रखी है और उसके बदले में हमें रेंट रिसीव हो रहा है तो दैट रेंट इज ऑल्सो नोन एज रेवेन्यू रिसिप्ट। तो रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर जो है हमारा कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट या फिर जो है सेल से कोई अमाउंट रिसीव होती है तो वो सारी की सारी अमाउंट जो हम रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर देते हैं। और रेवेन्यू रिसिप्ट को हम कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह प्रॉफिट एंड लॉस काउंट के अंदर दिखाते हैं ताकि हम बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर सकें। तो प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए रेवेन्यू रिसिप्ट को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के साथ जो है मैच किया जाता है और उसके बाद जो है प्रॉफिट का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट इसमें कैपिटल रिसिप्ट क्या है। नेक्स्ट, कैपिटल रिसिप्ट इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम सेलिंग ऑफ एसेट। अगर हमने कोई एसेट सेल की है, कोई बिजनेस की प्रॉपर्टी सेल की है, उसके बदले में अगर कोई रिसिप्ट होती है तो उस रिसिप्ट को हम क्या कहते हैं, कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे बिल्डिंग को सेल किया, उससे हमने अमाउंट रिसीव किया, फर्नीचर को सेल किया या मशीन को सेल किया या प्लांट को सेल किया, तो उसके बदले में अगर कोई अमाउंट हमें रिसीव हो रही है तो दैट इज कॉल्ड द कैपिटल रिसिप्ट। तो ये हमारी कैपिटल रिसिप्ट हो सकती है। इसमें मशीन है, मशीन को जो है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, उसके बाद जो है मशीन को सेल कर दिया और मशीन की सेल पे जो है प्रॉफिट या लॉस हुआ, तो जो मशीन को सेल किया गया है दैट इज कैपिटल रिसिप्ट।
उसके बाद प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ऑफ अ पीरियड ओवर इट्स रिलेटेड एक्सपेंसेस। जब रेवेन्यू हमारे एक्सपेंसेस से ज्यादा हो जाए उस पीरियड की, उस अकाउंटिंग पीरियड की, तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रॉफिट कहेंगे। सो एक्सेस ऑफ रेवेन्यूज ऑफ अ पीरियड ओवर इट्स रिलेटेड एक्सपेंसेस ड्यूरिंग एनी अकाउंटिंग ईयर इज प्रॉफिट। तो इसको हम जो है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो हमारा प्रॉफिट कहलाएगा। ठीक है, तो ये है इसके अंदर प्रॉफिट मींस एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस इज कॉल्ड द प्रॉफिट। और यू कैन सी द डिफरेंस ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, इफ द डिफरेंस इज कमिंग पॉजिटिव इट मींस दैट इज प्रॉफिट। इसी टाइप से गेन, गेन को एक अलग वे में लिया जाता है। प्रॉफिट दैट अराइजेस फ्रॉम इवेंट और ट्रांजैक्शंस व्हिच आर इंसिडेंटल। इंसिडेंटल मींस जैसे हमने एसेट परचेज की बिजनेस के अंदर। अब एसेट हमने किस लिए परचेज की? बिजनेस में सेल करने के लिए तो परचेज नहीं की। अब अगर हम उस एसेट को सेल करते हैं और उस एसेट को सेल करने से अगर हमें कोई प्रॉफिट होता है इट मींस दैट इज कॉल्ड गेन। तो इंसिडेंटल ट्रांजैक्शन की वजह से अगर कोई प्रॉफिट होता है तो दैट इज कॉल्ड गेन। जैसे एग्जांपल के तौर पे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, या कोर्ट केस हमारा चल रहा है उसको हम जीत गए हैं, या फिर जो है फिक्स एसेट की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो गई है तो इट मींस दैट इज गेन, तो उसको हम गेन कहेंगे। कोर्ट केस अगर हमारा चल रहा है वो जीत गए हैं, हमने बिल्डिंग को सेल किया या फिक्स एसेट को सेल किया, उसमें अगर कोई प्रॉफिट हुआ है तो वो गेन कहलाएगा। नेक्स्ट इसमें है लॉस। लॉस क्या होता है? एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ अ पीरियड ओवर इट्स रिलेटेड रेवेन्यू इज टर्म्ड एज लॉस। कि अगर हमारी रेवेन्यू जो है उस रिलेटेड पीरियड के एक्सपेंसेस से कम हो जाए तो उन दोनों का डिफरेंस जो है वो क्या कहलाएगा? लॉस कहलाएगा। ये ओनर की इक्विटी को डिक्रीज करता है। लॉस क्या है? दैट इज द एक्टिविटी अगेंस्ट विच द फर्म रिसीव नो बेनिफिट। मतलब ये वो एक्टिविटी है जिसके अगेंस्ट में फर्म कोई भी प्रॉफिट या कोई भी बेनिफिट जो है वो रिसीव नहीं करेगी, तो इसको हम लॉस कहेंगे। तो लॉस जो है एक्सपेंसेस माइनस रेवेन्यू, इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसमें है आपका सेल। सेल में हम क्या इंक्लूड करते हैं? सेल्स आर द टोटल रेवेन्यूज फ्रॉम गुड्स और सर्विसेज सोल्ड और प्रोवाइडेड टू कस्टमर। मतलब इसमें क्या है कि जो गुड्स या सर्विसेज जो सेल की जा रही है उससे जो हमें टोटल रेवेन्यू रिसीव हुई है उसको हम सेल कहते हैं। और इसको टर्म दिस टर्म इज यूज्ड फॉर द सेल ऑफ ओनली दोज गुड्स डील्ड बाय द फर्म। मतलब जिसमें फर्म जो है डील करती है केवल उन्हीं गुड्स के लिए हम सेल वर्ड का यूज करते हैं। बाकी अगर फर्नीचर वगैरह, मशीन वगैरह, बिल्डिंग वगैरह जो हमारी एसेट है जिसमें बिजनेस डील नहीं करता है उसके लिए हम सेल वर्ड का यूज नहीं करते हैं, सेल अकाउंट ओपन नहीं करते हैं। उसके लिए हम फर्नीचर, मशीन या प्लांट मींस एसेट अकाउंट ओपन करते हैं। तो सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए हम सेल अकाउंट ओपन करते हैं या सेल टर्म का यूज करते हैं। तो जो भी गुड्स हमारे बिजनेस के अंदर है उन गुड्स को सेल करना या जो टोटल रेवेन्यू हमें गुड्स या सर्विसेज को सेल करने से रिसीव हुई है दैट इज कॉल्ड सेल्स। ऐसे ही इसमें परचेज है। परचेज क्या है? परचेज जो है टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स प्रोक्योर्ड बाय अ बिजनेस फॉर यूज और सेल। मतलब बिजनेस ने जो टोटल अमाउंट स्पेंड की है गुड्स को एक्वायर करने के लिए, और वो गुड्स किस लिए एक्वायर की गई है? रीसेल करने के लिए, या फिर जो है बिजनेस अपने लिए यूज करेगा। जैसे रॉ मटेरियल है तो रॉ मटेरियल को अपने लिए यूज करेगा बिजनेस गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो उस रॉ मटेरियल के लिए जो अमाउंट पे की गई है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द परचेज। तो इन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न रॉ मटेरियल आर परचेज, processed further into finished goods and are then sold। तो पहले रॉ मटेरियल परचेज किया जाएगा, फिर उसको प्रोसेस किया जाएगा, और प्रोसेस होने के बाद जैसे ही फिनिश्ड गुड्स तैयार हो जाती है उसके बाद उस फिनिश्ड गुड्स को सेल कर दिया जाता है। तो रॉ मटेरियल जो परचेज किया गया है उसके लिए जो अमाउंट पे की गई है दैट इज कॉल्ड परचेज।
और एक ट्रेडिंग कंसर्न जो है उसके अंदर क्या है, परचेजेस आर मेड फॉर रीसेल विद और विदाउट प्रोसेसिंग। मतलब परचेज जो है बनी बनाई गुड्स हम परचेज करते हैं और उसको फिर जो है आगे सेल करते हैं। तो उसमें हम प्रोसेसिंग कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। अगर कुछ चेंजेस की जरूरत है, जैसे पैकिंग वगैरह करती है, तो वो पैकिंग वगैरह हम करके जो है अपनी तरफ से गुड्स को आगे सेल कर सकते हैं। तो ये है परचेज। परचेज मीन्स सेल ऑफ गुड्स और परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो ये परचेज है। जैसे हम मार्केट के अंदर जाते हैं, शॉप पे जाते हैं, तो वहां से जो भी हम गुड्स वगैरह परचेज करके लेके आते हैं तो वो परचेज कहलाता है। उसके बाद गुड्स रेफर्स टू द प्रोडक्ट और सर्विसेज इन विच द बिजनेस यूनिट इज डीलिंग। गुड्स कौन सी है जिसके अंदर बिजनेस डील करता है। जैसे मान लीजिए कि एक बिजनेस जो है टूथपेस्ट प्रोड्यूस कर रहा है, तो टूथपेस्ट उसके लिए गुड्स है। अगर कोई बिजनेस जो है फर्नीचर प्रोड्यूस कर रहा है और उसको सेल कर रहा है, तो फर्नीचर उसके लिए क्या है, गुड्स है। तो इसमें केवल जो है हम उन्हीं चीजों को लेते हैं जिसके अंदर बिजनेस डील करता है, चाहे वो गुड्स है या सर्विसेज। तो उसमें जिसमें वो डील कर रहा है बिजनेस, जिस प्रोडक्ट के अंदर, दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड गुड्स। सो इन टर्म ऑफ विच इट इज बाइंग एंड सेलिंग और प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग, जिसमें वो परचेज करेगा, सेल करेगा, या प्रोड्यूस करेगा और उसके बाद सेल करेगा। तो यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है कि जो आइटम परचेज की गई है बिजनेस में यूज के लिए, उसको हम गुड्स नहीं कहेंगे। जैसे मान लीजिए मशीन परचेज की गई है बिजनेस के अंदर, तो मशीन को हम गुड्स नहीं कहेंगे। गुड्स कौन सी है, जिसको परचेज किया गया है फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल, दैट इज कॉल्ड गुड्स। अदरवाइज इट विल नॉट बी द गुड्स। या हम ये कहें कि जिसमें बिजनेस डील करता है उसको हम गुड्स कहते हैं। नेक्स्ट इसमें डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या है, दैट इज डिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द गुड्स सोल्ड। जो गुड्स हम सेल कर रहे हैं उसके प्राइस में जो डिडक्शन की जाती है उसको हम डिस्काउंट कहते हैं। तो डिस्काउंट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक ट्रेड डिस्काउंट हो सकता है और दूसरा जो है कैश डिस्काउंट हो सकता है। तो ट्रेड डिस्काउंट कौन सी है, ये वो डिस्काउंट है जो सेल को इंक्रीज करने के लिए दी जाती है। तो ऑफरिंग एनी डिडक्शन एट एग्रीड परसेंटेज ऑफ सेल प्राइस एट द टाइम ऑफ सेलिंग गुड्स इज टर्म्ड एज ट्रेड डिस्काउंट। मतलब कोई भी डिस्काउंट, कोई भी डिडक्शन एक एग्रीड परसेंटेज से सेल प्राइस में दी जाती है गुड्स को सेल करने के टाइम पे, तो उसको हम ट्रेड डिस्काउंट कहेंगे। और ये जनरली जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो वो किसको देती है, होलसेलर को या रिटेलर को। जो मैन्युफैक्चरर है वो होलसेलर या रिटेलर को जो है ट्रेड डिस्काउंट ऑफर करता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अपनी गुड्स को सेल कर सके। एंड इट इज ऑलवेज डिडक्टेड फ्रॉम द सेल प्राइस एंड नो एंट्री इज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर दिस डिस्काउंट। जो ट्रेड डिस्काउंट है दैट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हम इसको जो है सेल प्राइस में से डिडक्ट करते हैं और सेल प्राइस में से डिडक्ट करके जितना प्राइस बचेगा उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट की उसमें कोई एंट्री नहीं की जाती। तो ये सेल प्राइस में से माइनस करके शो किया जाता है और ये किस पर्पज के लिए दी जाती है, सेल को इंक्रीज करने के लिए कि ज्यादा से ज्यादा गुड्स को सेल किया जा सके। और कैश डिस्काउंट क्या है कि व्हेन द बायर इज अलाउड सम डिस्काउंट टू इंड्यूस देम टू मेक प्रॉम्प्ट पेमेंट। इसका पर्पज होता है प्रॉम्प्ट पेमेंट, कि हम जो है कस्टमर से क्विकली अमाउंट जो है रिसीव कर सके। अगर हम जल्दी से जल्दी अमाउंट रिसीव करना चाहते हैं तो उसके लिए हम कैश डिस्काउंट देते हैं ताकि कैश डिस्काउंट के लिए कस्टमर जो है अपनी पेमेंट इमीडिएटली पे कर दे, क्योंकि उसको पता है कि अगर कैश में पेमेंट करेंगे तो हमें 5% या 10% कम पे करना पड़ेगा और अगर हम बाद में पेमेंट करते हैं तो उसमें 5% या 10% ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो वो उस 5% या 10% को बचाने के लिए अमाउंट जो है वो क्विकली पे करता है। तो अमाउंट को प्रॉम्प्टली रिसीव करने के लिए फ्रॉम द कस्टमर दिस कैश डिस्काउंट इज प्रोवाइडेड बाय द सेलर टू द बायर। और कैश डिस्काउंट को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, ना कि ट्रेड डिस्काउंट की तरह इसको रखेंगे। हम इसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करेंगे, इसकी एक जर्नल एंट्री बनाएंगे और इसको बुक्स में दिखाया जाएगा। तो आज हम इतने ही टॉपिक पढ़ेंगे, बाकी की जो अकाउंटिंग टर्म्स बची है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।